हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे केस स्टडीज़ की। कुछ एक्सीडेंट की केस स्टडीज है जो डिस्कस करनी चाहिए और उसकी बेसिस पर ही हम थोड़ा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ये 7 स्टेप एनालिसिस ही मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। इसका मैंने एक वीडियो और बनाया था इसके जस्ट पहले, वो हैंड इंजरी पे था। आज हम देखते हैं दूसरी वाली 7 स्टेप एनालिसिस। उसमें फर्स्ट पार्ट आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जिसमें हमें लिखना होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट। क्या डिस्क्रिप्शन है? एन एम्प्लॉय वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द वॉश टैंक एट ब्लॉक OP90. The employee states that he lost his balance on the last step and fell backwards onto the floor. Employee ये कह रहा है कि वो वॉश टैंक से बाहर आ रहा है जिसका नाम है OP90 और वहां पे वो ये कह रहा है कि उसका बैलेंस बिगड़ा आखिरी स्टेप पे और वो फ्लोर पे गिर गया पीछे की तरफ। ड्यूरिंग द फॉल की वजह से एम्प्लॉय एक्सटेंडेड हिज लेफ्ट आर्म इन एन एफर्ट टू ब्रेक द फॉल। एम्प्लॉय ने अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो कुछ पकड़ने की कोशिश करी और एम्प्लॉय वेंट टू COHC एंड एन एक्सरे वॉज टेकन। एम्प्लॉय COHC दैट इज कंपनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, वो कंपनी के ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर में गया और वहां पे उसका एक्सरे लिया गया। तो COHC ने कंफर्म नहीं करा whether or not there was a fracture, so the employee was referred to a surgeon that subsequently diagnosed a hairline fracture to the radius bone in the left wrist. तो वहां पे वो COHC कंफर्म नहीं कर पाया कि क्या है, फ्रैक्चर है कि नहीं, तो फिर उसको सर्जन को दिखाया गया। सर्जन ने कंफर्म करा कि उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है लेफ्ट रिस्ट के रेडियल बोन में। मतलब एक ही जो अपनी जो ये उल्टे हाथ की जो रिस्ट है जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं वहां पे उसको रेडियल बोन में फ्रैक्चर हुआ है। तो ये प्रॉब्लम था। ये ब्लॉक OP90 का वॉश टैंक है। ये वो स्टेयर से लास्ट वाली, ये लास्ट स्टेप पे वो गिरा था। दिस पिक्चर इलस्ट्रेट्स द इम्प्रॉपर ट्रेड डेप्थ एंड राइज ऑफ द वॉश टैंक स्टेयर्स। ट्रेड और राइज मतलब ये वाली जो स्टेप्स की जो बीच की गैप है, और ट्रेड मतलब ये चौड़ाई, ये ट्रेड ये राइज। तो द टॉप स्टेप इज ओनली 6 इंचेस डीप, टॉप स्टेप 6 इंचेस जी पे और बॉटम 9.75 इंचेस जी पे। द राइज इज अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्रीज, राइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्रीज का है। तो ये इससे क्लियर हो रहा है। अब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में पोटेंशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? व्हाई डिड द एम्प्लॉय लूज हिज बैलेंस, हम ये क्वेश्चंस पूछेंगे। व्हाई वर द स्टेप्स डिजाइन्ड विद सच स्मॉल ट्रेड डेप्थ, इतनी स्मॉल ट्रेड डेप्थ के साथ क्यों स्टेप्स डिजाइन की गई। Why was the equipment purchased with this step design, क्यों इक्विपमेंट ऐसा परचेज किया गया जिसकी डिजाइन ऐसी थी। Why do the steps not have a non-slip surface, स्टेप्स पे नॉन स्लिप सरफेस क्यों नहीं है, वो स्लिप क्यों हो रहा है। Why does the employee have to enter the wash tank, एम्प्लॉय को वॉश टैंक में एंटर क्यों करना पड़ा। फिर सेकंड है प्रॉब्लम का रूट कॉज। सेकंड पॉइंट आता है 7 स्टेप एनालिसिस में 7 स्टेप्स रहेंगी, जिसमें से फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड है पॉसिबल रूट कॉज। अब एम्प्लॉय मिस्ड स्टेप, possible cause is due to insufficient tread depth and excessive rise of a step. एम्प्लॉय ने एक स्टेप मिस कर दिया, उसकी वजह यह है कि शायद इनसफिशिएंट ट्रेड की डेप्थ होगी या फिर राइज ज्यादा होगा। या तो डेप्थ ट्रेड सही नहीं है, मतलब उसकी चौड़ाई सही नहीं है, और राइज मतलब उसकी लंबाई जो ऊंचाई आ रही है वो सही नहीं है, वो ज्यादा है। स्टेप सरफेस इज नॉट स्लिप रेजिस्टेंट, स्टेप की सरफेस भी स्लिप रेजिस्टेंट नहीं है, विच कुड हैव कॉज्ड एम्प्लॉय टू लूज ट्रैक्शन एंड बैलेंस, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ सकता है। Situation could have been avoided if alternative process was in place, so employee did not have to enter wash tank to make repair. उसमें बोला ये सिचुएशन अवॉइड की जा सकती है अगर एम्प्लॉय को वॉश टैंक में अंदर नहीं जाना पड़ता रिपेयर करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शंस, थर्ड नंबर का स्टेप जो है वो क्या लिया गया, वो ये लिया गया कि कम्युनिकेशन मीटिंग्स ली गई तीनों शिफ्ट की, क्योंकि प्लांट 3 शिफ्ट में चलता है, इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस टू द इशू, और सबको अवेयरनेस दी गई इस इशू के लिए। सेफ्टी अलर्ट्स पोस्टेड ऑन ऑल वॉश टैंक्स वेयर द पोटेंशियल फॉर अ सिमिलर इंसिडेंट एग्जिस्ट, जहां जहां पर भी वॉश टैंक पर ऐसे गिरने के चांसेस है, ऐसे इंसिडेंट्स होने के चांसेस है, वहां पे क्या करा गया, सेफ्टी अलर्ट्स लगाए गए। अब फोर्थ नंबर के स्टेप के लिए लिस्ट डाटा नीडेड टू कंफर्म रूट कॉज ऑफ इंसिडेंट, वो डाटा लिखिए जिससे कि रूट कॉज ऑफ इंसिडेंट क्लियर हो पाए। तो डायमेंशंस ऑफ स्टेप के डायमेंशन सही थे, मीटिंग ओशा गाइडलाइंस, ओशा गाइडलाइंस को मीट कर रहे हैं क्या, स्टेप का मटेरियल क्या है, और नंबर ऑफ एंट्रेंसेस इनटू वॉश टैंक्स फॉर रिपेयर दैट शुड नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ एंट्रेंसेस कितने हैं वॉश टैंक में रिपेयर के लिए।
फिर फिफ्थ पॉइंट उसमें जो आता है, फिफ्थ स्टेप, दैट इज टेस्ट एंड एनालाइज पोटेंशियल रूट कॉजेज एंड सिलेक्ट मोस्ट प्रोबेबल कॉज। टेस्ट करो, एनालाइज करो पोटेंशियल रूट कॉज को और सिलेक्ट करो सबसे ज़्यादा उचित प्रोबेबल कॉज को। तो उसमें फर्स्ट है पुअर स्टेप डिज़ाइन एंड मटेरियल्स। स्टेप का डिज़ाइन और उसका मटेरियल अच्छा नहीं है। मशीन टूल स्पेक्स डिड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस प्रॉपर इंग्रेस और एग्रेस एंड डिज़ाइन। मशीन के जो टूल स्पेसिफिकेशन से वो ठीक से इंग्रेस और एग्रेस मतलब अंदर जाने के रास्ते और बाहर जाने के रास्ते और उसके डिज़ाइन को ठीक से एड्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं पा रहे हैं। फिर सिक्स्थ नंबर का स्टेप है प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन। जो भी परमानेंट हमारे करेक्टिव एक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये हमारा सिक्स्थ स्टेप होता है 7 स्टेप एनालिसिस में से। तो उसमें क्या लिया गया है, तो परमानेंट करेक्टिव एक्शन इज नोन एज दैट इज प्रिवेंटिव एक्शन, CAPA, corrective actions and preventive actions. तो permanent corrective actions are preventive actions. Ordered materials necessary to fabricate deeper steps with grit strut grating to improve traction. तो दूसरा मटेरियल मंगवाया गया जिससे कि स्टेप थोड़ी डीप बनवाई जाए, जिसमें ग्रिट स्ट्रट हो ताकि ट्रैक्शन इंप्रूव हो। प्लान इज टू हैव इन प्लेस बाय डेट ऑन इफेक्टेड इक्विपमेंट एंड बाय डेट फॉर ऑल सिमिलर इक्विपमेंट्स। इन्होंने प्लान बनाया है, सबसे पहले जिस इक्विपमेंट पे इंसिडेंट हुआ है वहां पे करेंगे और फिर बाकी ऐसे जितने इक्विपमेंट्स है सब पे भी वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे। उसको उन्होंने डेट दे दी, प्लान बना के दे दिया जो कि अलग से है। कॉन्टेक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट टू हैव कंपनी मशीन टूल स्पेक्स रिवाइज टू इंक्लूड डिजाइन फॉर पर्सनल इंग्रेस एंड एग्रेस। इनका एक्चुअली ये प्लांट जो है ये ऑल ओवर इंडिया में इनके प्लांट्स है, तो इन्होंने ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट है उससे बात करी है कि कंपनी के टूल स्पेक्स जो है रिवाइज करे जाए और पर्सन के जाने के इंग्रेस और एग्रेस को उसमें इंक्लूड करा जाए। मतलब अब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उनके जितने भी प्लांट हैं उनको उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप इस तरह की मशीन ऑर्डर करो तो उसमें अंदर आने और बाहर जाने के रास्तों को जो है रिवाइज करना है, इंक्लूड करना है। Implemented a daily PM that runs an automatic rinse cycle, no operator interface within the wash tank to eliminate future buildup and avoid future failures, thus eliminating the need to be in the wash tank making repairs. इन्होंने डेली PM that is preventive maintenance एक शुरू करा है जो कि डेली बेसिस पे चलेगा। एक ऑटोमेटिक रिंस साइकिल चलेगा जिसमें कि कोई ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि जितने भी फ्यूचर फेलियर्स हो या बिल्डअप हो टैंक में वो अवॉइड कर दिए जाए ताकि टैंक में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे पहली चीज़ तो टैंक में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रिपेयर के लिए, जा भी रहा है तो उसके स्टेप्स सुधार दिए हैं और अगली कोई मशीन ऑर्डर होगी तो उसमें स्टेप्स अलग से बनकर आएंगे। ये इसमें 3 इम्प्लीमेंटेशन करे जो कि रियल में प्रिवेंटिव एक्शन लग रहे हैं। नाउ 7 नंबर है लास्ट स्टेप, डिस्क्राइब हाउ द सेफ्टी करेक्शंस विल बी इवेल्युएटेड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। देखिए ये एक वो चीज़ है जो ये बताती है एक्शन तो ले लिया लेकिन अब एक्शन को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो उसको फिर इवेल्युएट करो कि वो कितना वर्क कर रहा है इफेक्टिवली। तो ये वो स्टेप है। तो जो इम्प्लीमेंट कर दिया जो हमने बोला था 6th पॉइंट में, ये जो हमने बोला था ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होने के बाद उसका इवेल्युएशन किया जा रहा है। तो सर्वे मेंटेनेंस पर्सनल ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू स्टेप। मेंटेनेंस पर्सन उसकी इफेक्टिवनेस को सर्वे कर रहा है। सेफ्टी कंप्लायंस ऑडिट्स टू लुक फॉर अदर मशीन डिफिशियंसीज, और ऑडिट्स किए जा रहे हैं ताकि पता चल जाए कि और मशीन पे क्या डिफिशियंसीज है। उसकी डिस्क्राइब डिसिप्लिनरी एक्शन को डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। नो डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन ऑन दिस इंसिडेंट एज द ऑपरेटर डिड नॉट वायलेट एनी सेफ्टी प्रोसीजर्स और वर्क इन एन अनसेफ मैनर। देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन कब लिया जाता है, जब कोई बार बार सेफ्टी वॉयलेशंस कर रहा हो, कोई पर्सन जान करके अनसेफ एक्ट कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे तो उसने सारी प्रोसीजर्स फॉलो करी थी, एज पर SOP ही चला था और वो स्लिप हो रहा था तो उसने कुछ पकड़ के बचने की कोशिश भी की थी। तो इसको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की जरूरत नहीं है इस पर। नो डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन क्योंकि वो प्रोसीजर्स ही फॉलो कर रहा था। फिर नेक्स्ट ये अपेंडिक्स में है, ये बिफोर की कंडीशन थी। इस तरह के ट्रेड्स और राइजेस थे, ये आफ्टर की कंडीशन है। ट्रेड्स और राइजेस सही कर दिए गए हैं, एक इक्वल डेप्थ करी गई है और इक्वल हाइट करी गई है, राइट। तो ये बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफ्स है इसमें। तो आई होप आपको ये 7 स्टेप एनालिसिस क्लियर हुआ होगा, ये वाली केस स्टडी क्लियर हुई होगी। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।